शख्सियत। आज हम आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेके आए हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अक्सर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल्स पे आपने इनको देखा होगा और सुना होगा। ये छत्तीसगढ़ का वो गौरव है जिन्होंने मात्र अपनी गौ सेवा के दम पे गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया। इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बहुत दूर दूर तक जाते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का जो सेवन करते हैं वो इंडिया के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं। तो आगे की जानकारी के लिए हम सीधे बात करते हैं अपने आज के मेहमान से, जिनका नाम पदम डाकलिया जी है और ये मनोहर गौशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी और फाउंडर हैं। इसके साथ साथ पदम जी मानद प्रतिनिधि हैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के भी। तो आइए स्वागत करते हैं पदम जी का। नमस्कार पदम जी। नमस्कार। जय गौ माता की। जय गौ माता की। अब आपने पहले शब्द से ही पूरा सस्पेंस क्लियर कर दिया, जय गौ माता जी की बोल के जी। एक बार सबसे पहले, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय आपकी मुख से हम लेना चाहते हैं। मैं पदम डाकलिया, मनोहर गौशाला खैरागढ़ से, और गौ माता का लाल हूँ, गौ माता का ही बच्चा हूँ। पदम जी, सबसे पहले चीज तो ये पूछना चाहूंगा कि आपने मनोहर गौशाला की, आप ट्रस्टी हैं, मनोहर गौशाला के फाउंडर भी हैं आप। किस तरीके से मन में आया रुझान कि मुझे गौ सेवा की तरफ आगे बढ़ना है, जबकि आप कहीं ना कहीं आप जैन समाज से हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ से आते हैं, लेकिन एकदम से ये भाव कैसे आपके मन में आ गया? देखो, आपने जो कहा ना कि जैन समाज से हैं, तो सबसे पहले मैं आपका ये वाला फंडा क्लियर कर देता हूँ कि आज जो भारत में 19,000 गौशाला रजिस्टर्ड है पूरे भारत देश में, उसमें से ये गौरव है जैन समाज के पास कि उसमें से 14,000 गौशाला जैन समाज द्वारा संचालित है और ये हमारे नसों में है। जीव दया बोलते हैं हम इसे, गौ सेवा भी बोलते हैं हम, विशेष रूप से जीव दया बोलते हैं। मतलब हर जीव में, हर कंकर में शंकर, हर जीव में शिव है। ऐसा हमारे जो गुरु भगवंत है, हमारी जो परमात्मा की वाणी है, वो हमें निरंतर बचपन से ही गुट्टी में पिलाया करती है। और चूंकि मैं वर्तमान में जरूर व्यापारी प्रकोष्ठ से हूँ और पूर्व में व्यापारी प्रकोष्ठ से हूँ, मगर मेरे जो फादर थे वो मुख्यतः एक किसान थे। खैरागढ़ में जहाँ आप गौशाला का विचरण करके आए हैं, वह जमीन मेरी पैतृक जमीन है और वो मेरे पिताजी ने मुझे अपनी जो बंटवारा जिसको बोल सकते हैं, अपनी वसीयत जो बोलते हैं, उसमें मुझे प्रदान की थी। और मेरी बहन है जो 45 वर्ष पूर्व जैन साध्वी के रूप में परम पूज्य मनोहर शिशु मृगावती श्री जी महाराज साहब के नाम से वो विख्यात हैं और अभी वर्तमान में जयपुर राजस्थान में है। उनकी एक प्रवचन की वाणी से मेरा जीवन में जो परिवर्तन आया और मैंने अपने पिता के द्वारा मिली हुई सारी संपत्ति इस गौशाला में भेंट कर दी। और वहीं से ये 2011 से जो है ये हमारे मन में एक संकल्प चला और आज जो ये वट वृक्ष है, ये पूरी दुनिया का आशीर्वाद है। मैं बोलता हूँ कि हर गौ सेवक का, आप सभी का, और इसमें जितने लोगों का अंश लगा है, मैं इस मीडिया के माध्यम से सबसे पहले हमारे सहयोगियों का, तन मन धन से दिए हुए सभी सहयोगियों का सादर प्रणाम करता हूँ। और जो मैं यहाँ बैठा हूँ वह सब परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा और गौ माता की कृपा और आप सभी के सहयोग की वजह से यहाँ बैठा हूँ। और मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और इस माध्यम से पूरी मीडिया को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो मीडिया है वो इस सृष्टि की तीसरी आंख है। मतलब ये जो चाहे कर सकती है, अच्छे को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकती है, दुनिया में सकारात्मकता ला सकती है और मैं कहूं कि आज कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम कर सकती है और आप वो कर रहे हैं। आज गौ के प्रचार के लिए जो मीडिया कार्य कर रही है, मैं पूरी मीडिया को सैल्यूट करता हूं।
हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी चरण पे, और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके गौशाला में एक चीज ऐसी है जिसको मैं विश्वविख्यात कह सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बताएं कि वो अनमोल चीज आपके पास क्या है। वैसे तो पूरी सारी गौ माताएं अपने आप में अनमोल है। सभी गौ माता में 33 कोटि देव देवी का वास है। इस अनमोल में भी एक महान अनमोल, मतलब अनमोल में जो और चार चांद लगा दे, ऐसी एक कामधेनु गाय जो मनोहर गौशाला के प्रांगण में है। और उस कामधेनु गाय में अगर अपन यूं कहें तो जो समुद्र मंथन में जो गौ माता हमारे को प्राप्त हुई थी रत्नों के रूप में, उसके 27 लक्षण इसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। और आप उसे आकर देखें तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा। उसको थोड़ा सस्पेंस भी रखूंगा और थोड़ा आप कहीं क्लियर करेंगे तो उसके कुछ लक्षणों का अपन विस्तार से बता भी देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लक्षणों के बारे में ही, आप बाकी चीजें आप सस्पेंस रखें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं उसके देखिए एक्चुअली वो है बहुत दुर्लभ गौवंश है। उसमें मेन लक्षण जो है उसकी पूंछ जो है धरती माता को टच करती है और 54 इंच लंबी है, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड को प्राप्त है। और उसकी जो आंखों से 24 घंटे अमृत की धारा बहती है, ये भी अपने आप में एक बहुत ऐसी चीज है जो आपको किसी भी गौवंश में मिलेगी नहीं। मिल सकती है कब, जब वो गाय रुग्ण हो, पतली दुबली हो और वो रोती हो, वो अलग चीज है। लेकिन जब कोई गाय बहुत खुश हो, पूर्ण डील डॉल हो और अगर उसके अमृत आंखों से झरता है तो वो अमृत होता है। उसके अलावा दो चीज और है जो व्यक्ति सुनेगा तो निश्चित तौर पे देखने आएगा। इसकी पूंछ जो है बाबा गणपति बप्पा की सूंड की तरह है, जो वास्तविक रूप में आप देखने आए। और इसके चारों पैर में कमल का दंड बना है और इसके चारों पैर में खुर के पीछे में गणपति के दांत बने हैं, यानी एक दांत पूरा और एक दांत आधा। ऐसे ही 27 लक्षणों से युक्त यह गौ माता है। मैं इसलिए सस्पेंस रख रहा हूं कि आज मैं इनका मेहमान बन के आया हूं और मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मेरे बातों में रहता है कि मैं गाय माता के लिए कुछ न कुछ प्रस्तुति दूं और मेरा जीवन उसके लिए समर्पित हो जाए। मैं पूरी दुनिया से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी मनोहर गौशाला के प्रांगण में कामधेनु सौम्या का दर्शन करने जरूर पधारें। मैंने कामधेनु सौम्या के बारे में एक चीज और सुनी है कि उनके शायद जो दूध उनका निकलता है वो दूध शायद किसी को दोहने नहीं देती, केवल जो वहां के अन्य बछड़े हैं वो किसी भी दूसरी गाय के हों वो सबको पिलाती हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, एकदम सही बात है। उसका एक ही आंचल है। जो गाय माता के 4 आंचल होते हैं उसमें 3 आंचल कामधेनु माता के बंद हैं। एक आंचल से वो 70 बच्चों को दूध पिलाती है, इसीलिए इसे कामधेनु कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में मत है। और ये हमें दूध दोहन करने नहीं देती है। अगर हम इनका दूध निकालते हैं तो आधा कटोरी पीला केसर की तरह दूध देती है, बट उसके बाद बंद कर देती है। लेकिन जो गौ माता की बच्चे हैं और जिन गौ माता के बछड़ों की माता नहीं है, उन बछड़ों को हम एक एक करके जब ले जाते हैं तो वो सारे बच्चों को बहुत प्रेम से दुलार के साथ में दूध पिला देती है और उनका पेट भर देती है। हम थोड़ा सा जैसा यहाँ थोड़ा सा हम साइंटिफिक जानना चाहेंगे कि ये गाय जो सौम्या कामधेनु जी हैं, ये कब से, मतलब इनका बच्चे, इनके कितने बच्चे हुए और कितनी बार हुए, हम थोड़ा सा इसमें भी विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। कामधेनु गौ माता सौम्या ये हमारे पास सन 2018 में आई और 2018 में ये हमें कत्ल खाने जो गाय जाती है, कसाईयों के पास जाती बोल सकते हैं, तस्करों से जो छुड़ के गाय आती है, हमारे को उसमें प्राप्त हुई है। क्योंकि जब इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ तो उसमें कुछ जो मर्यादाएं होती, उसके लिए इसके फीडबैक में गए तो इसकी काफी जानकारियां उन्होंने निकाली है। तो ये गौ माता ने हमारे यहाँ आने के पहले कितने बच्चे दिए ये हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हमारे यहाँ जब ये आई थी तो एक बच्चा इन्होंने अपने पेट में लाया था और वह बच्चा हमारे यहाँ इन्होंने बचिया के रूप में, बछड़ी के रूप में जन्म दिया। और उस बछड़ी ने फिर हमारे यहाँ लगभग एक बछड़ा और एक बछड़ी उसने दिया है। और मैं बड़े शुभ भाव से और गर्व के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी बछड़ी जो है, मतलब कामधेनु की नतनीन जी, वो भी कामधेनु है। ये बहुत कम हमने इसको जिक्र किया है, लेकिन आज चूंकि मीडिया के सामने है तो वो नतनीन जो है इसकी, वो भी इससे सर्वाधिक लक्षण लिए हुए कामधेनु है। आप सभी उनके दर्शन के लिए
जरूर पधारें, ऐसी विनती है। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अक्सर आपका एक वीडियो और देखा है, तो ये तो एक रत्न आपके पास ही है, इसके अलावा एक रत्न की आपके पास, और अभी आपने 2 रत्न बता दिए, मैं तीसरे रत्न की बात करना चाहूंगा कि तीसरे रत्न में भी हमने सुना है कि एक गौ माता है जो अक्सर आपकी दुकान पे आती हैं और आपकी गद्दी में, आपके जस्ट बगल में आपकी गद्दी में बैठती है। वो रत्न मणि है, चंद्रमणि, जिसका हम लोगों ने बड़े प्रेम से नाम दिया है जी। और ये चंद्रमणि ने 3 महीने में मुझे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी एक प्रसिद्धि दिलाई है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक गौ सेवक का ब्रांड लगा दी है। जो अवार्ड होता है, चाहे वो विश्व की कोई सरकार दे या भारत की सरकार दे या प्रदेश की सरकार दे, वो भी इतना बड़ा अवार्ड नहीं दे सकता किसी को जो अवार्ड मुझे इस चंद्रमणि गौ माता ने दिया है। और वास्तविक रूप में उसने मुझे अपना पुत्र की तरह जो 7 वर्ष से दुलार दे रही है और जो रोज आके प्रेम दे रही है, ये निश्चित तौर पे गाय की सेवा का प्रसाद ही मानता हूं मैं इसे। आपकी भाव जो मतलब एकदम, मैं ऐसा जो आपसे बातें हो रही हैं तो लगभग ऐसा लग रहा कि आपने कहीं ना कहीं अपना जीवन जो है वो गौ माता की सेवा में समर्पित कर दिया है। तो आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, तो क्या उनके भी भाव आपके जैसे हैं या कुछ डिफरेंट है? देखो, ये सेवा का जो क्षेत्र है वो जब तक पूरे समाज, पूरा परिवार और जितने हमारे रिश्ते नाते हैं वो जब तक एक ग्रुप में नहीं है, तब तक सेवा का प्रकल्प विश्व स्तर पे नहीं बढ़ सकता है। या कोई भी प्रकल्प हो, चाहे वो व्यवसाय भी होगा तो नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो समाज होगा तो भी नहीं बढ़, यानी उसके बढ़ने के पीछे सबसे पहला हाथ होगा गुरु मैया का, उसके बाद में होगा तो परिवार का। और परिवार मेरा, मुझे पुण्याई है कि वो हमारे बराबर ही, मतलब मेरी जो वाइफ है वो भी मेरे बराबर ही गायों की सेवा में, और मेरी इसमें सहपाठी भी है, साथ में ट्रस्टी भी है, साथी ट्रस्टी है। और मेरे जो बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, वो भी इसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। और चंद्रमणि के साथ तो घर में उन लोग रोज जो है पूर्ण आनंद लेते ही हैं। तो जो चंद्रमणि गौ माता की आपने बात की, तो इन्हें क्या घर में भी आपने स्थान दे रखा है? घर में आपके ही रहती हैं या वैसे विचरण करती रहती हैं और एक टाइम पर आपके पास पहुंचती हैं, ऐसा है कुछ? ये ईश्वर की गाय है जो हमारे उस देवेंद्र नगर के जो सेक्टर में विचरण करते रहती है। कुछ क्षण के लिए दुकान में आती है, कभी जब दुकान बंद होती है तो घर पे भी आती है, और वैसे सायंकाल ये मंदिर के आसपास में विचरण करती है, जो हमने इसको निष्कर्ष में देखा है। बाकी हम इसे कभी भी अपने हिसाब से नहीं ढालते हैं। ये गौ माता को जब हमारे यहाँ पे दुकान पे आना है तो दुकान पे आ जाए, घर पे आना है तो घर पे आ जाए, गद्दी में विराजमान होना है तो गद्दी में विराजमान हो जाए, मुझे प्रेम से उन्हें दुलारना है, सिर में मेरे चाटना है, मतलब उसको हम एक्चुअली, मैं तो उसे उस दुकान का, उस गद्दी का मालिक ही मानता हूँ, और वो जो करती है मैं उसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। रियलिटी हमने भी कुछ वीडियो देखे हैं, उसमें वाकई ये लगता है कि जैसे एक सेठ आता है अपनी गद्दी में बैठता है, सेम कहीं ना कहीं उनका भी जो एक क्या कहेंगे उसे, एक स्वभाव जो है वो लगातार वैसे आता है कि आती हैं, विचरण करती हैं, गेट खोलती हैं और सीधा आगे आपकी, हालांकि व्हाइट गद्दी होती है आप लोगों की, और व्हाइट गद्दी में ही वो बैठती हैं। तो वाकई ये कहीं ना कहीं एक स्वभाव है जो मालिकाना स्वभाव। तो लगभग मैं आपकी बात से सहमत हूं यहाँ पे। और हम आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप जैसे गौ सेवा कर रहे हैं, आप समाज को कहाँ देखते हैं? आपने बताया कि जैन समाज जो 14,000 गौशाला खोल के रखा हुआ है, आप अदर समाज के लिए क्या उम्मीद करते हैं? आज हम जब ट्रेवल करते हैं, रास्ते में हम देखते हैं बहुत सारे मवेशियों एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, तो वहां पे आप उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? पालक को, चालक को, या सिस्टम को? देखिए, गाय सनातन धर्म का मुख्य अंग है, 33 कोटि देव देवी का निवास है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत पूरा सनातन धर्म का अनुयायी है, और इस भारत देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी रूप में गाय को प्रेम नहीं करता होगा, किसी न किसी रूप में गाय के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता होगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ संप्रदाय तो गाय के साथ में लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आप पूरे देश के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दीजिए जो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय के गोबर या गाय के मूत्र का कहीं न कहीं किसी ने उपयोग नहीं किया। ऐसा पूरी दुनिया में 1% व्यक्ति भी आप नहीं निकाल पाएंगे। और
इसके लिए ना चालक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं ना मालक को जिम्मेदार। ये तो अगर हम देखिए, मैं बार बार यह बात को बोलता हूं कि गाय गोधन है, हम इस चीज को माने, या तो हम इसको आवारा और बेसहारा बोलना छोड़ दें, या हमारे ऋषि महर्षि ने जो इसे गोधन कहा है, गोमूत्रे धन्वंतरी और गोमे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, या तो उन्हें हम गलत साबित कर दें अगर हमारे में शक्ति है तो, या फिर हम ये माने तो। लेकिन हमारे में ये शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे और जो ऋषि महर्षि थे वो वास्तविक रूप में वैज्ञानिक थे। इसकी हर जो प्ररूपणा थी उन्होंने वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे दिया है, और इसके लिए हमें वास्तविक रूप में ये मानना पड़ेगा कि ये गोधन है, और इससे ही हमारी ये धरती माता पवित्र होगी। और जब धरती माता पवित्र होगी तो ही यहाँ से वह अन्न जो हम ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं, आज हर व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड खाना चाहता है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड उसको मिलेगा कहाँ से? जब तक गाय अपना गोबर गौमूत्र इस धरती में नहीं बरसाएगी तब तक ऑर्गेनिक फूड मिलेगा नहीं। इसलिए इसमें सभी को संज्ञान लेना पड़ेगा, और सब व्यक्ति को, यानी हर भारतीय को गाय के साथ में अस्तित्व का प्रेम करना पड़ेगा। दिखावटी प्रेम से अब काम नहीं चलेगा। हम उसे गोधन मानेंगे तो ही हम आने वाली पीढ़ी को वो सौगात दे पाएंगे जो उचित शुभ अन्न पाएगा, शुभ पानी पाएगा, शुद्ध पर्यावरण पाएगा। अन्यथा आप जिस परिवेश को देख रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा बहुत सारा अंश जो है समाज का या इस परिक्षेत्र का वो बीमारी की तरफ जा रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां ग्रसित हो रही है लोगों को। उससे बचने के लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि गाय ही एक समर्थ और सबसे बेहतरीन हमारे लिए आशीर्वाद प्रदाता है जो हमें इन सभी चीजों से बचा सकती है। जैन साहब, आपकी जो गौशाला है, गौशाला में अभी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कितनी गाय आज की आप उनकी सेवा कर रहे हैं? हम देखो, सेवा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम गाय की नहीं, गाय हमारी सेवा कर रही है। बिल्कुल। अगर गाय नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हमने लगभग अभी तक 300 से ऊपर गौ माताओं की रक्षा की है वहां पे, और उनको वहां पे संभाला है। और हमारा जो सोच है, परिकल्पना है, वो यही है कि हम एक आत्मनिर्भर गौशाला की तरफ जाएं। जो ऋषियों ने कहा है, गोमेवस्ते लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, और जो गाय के निश्वास में भी जो उन्होंने कहा है कि जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, ऑक्सीजन का प्रचुर भंडार है, हम उस सभी चीजों को एक संज्ञान में लेके वैज्ञानिक तथ्य के साथ में वेद और विज्ञान को जोड़ते हुए हम मनोहर गौशाला को आगे ले जा रहे हैं, जहाँ पे हमने लगभग आप विचरण भी किए हैं, 3000 पौधों का रोपण किया 2.5 साल पहले, एक जंगल का निर्माण किए हैं, ताकि वो गाय भी जो है उनको भी वो स्वच्छंद वातावरण मिले, उनका गौमूत्र पुष्ट हो, उनका गोबर पुष्ट हो। मैं दूध को सबसे आखिरी में लेता हूं, क्योंकि दूध से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है गोबर, और गोबर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है गाय का मूत्र, क्योंकि गौमूत्र से बड़ा कोई भी तरल पदार्थ इस दुनिया में नहीं है। यह साक्षात चरक ऋषि ने अपनी संहिता में कहा है। आपने गौमूत्र की चर्चा की, मैंने आपका जब विचरण, हम लोग आपकी गौशाला को जब हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि आपने गौमूत्र के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, काफ़ी मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि वो क्या है और उसका फायदा किसको होता है, किस तरीके से होता है? देखिए, हम आत्मनिर्भर गौशाला की तरफ जो जा रहे हैं उसमें सबसे पहला, क्योंकि हमारे पास में आती, बूढ़ी, बीमार, अंधी, लाचार जो गौमाताएं होती हैं, हम उनको लेके आते हैं, और हमारा उद्देश्य भी है कि गाय आखिरी स्टेज तक हमें कुछ न कुछ देती है, इसीलिए उसे गोधन कहा जाता है जी। तो हम गोमूत्र का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं, और कुछ गायों को हमने अलग रूप से प्ररूपित किया है। जैसे देशी गाय तो सभी दिखती ही है, मैंने जैसे भी अपन ऑफलाइन बैठे थे तो चर्चा हुई, तो सारी गाय देशी दिखती, बट देशी गाय हमने 3000 गौ वंश की जब हमने एक पूरी विस्तृत रूप से जांच की तो हमको 3 गौ माता ही ऐसी मिली जिसका हम गौमूत्र एक औषधि के रूप में निर्माण कर सकें। तो हम वैसी गौ माताओं को कुछ नीम पत्तियां, कुछ अश्वगंधा और चिरायता एक पदार्थ आता है, ये हम उन्हें खिलाते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उनका गौमूत्र कलेक्ट करते हैं, और फिर उससे हम गौमूत्र का संशोधन करके उसका अर्क बनाते हैं। ये एक डिस्टिलेशन प्रणाली है, और ये बहुत पुरानी प्रणाली है, उसके आधार पे बनाते हैं। और बड़े अच्छे भाव से मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि लगभग 88 मरीज हमारे इसमें कैंसर जैसे रोग के पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं, जो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है इसमें, और ये शक्ति का पूर्ण रूप से हमने गौमूत्र में देखा है और उसका उपयोग हमने किया है। तो जो गौमूत्र की बात हम कर रहे हैं, तो गौमूत्र हम किस गाय, मतलब जैसे आपने 3 श्रेणी की गाय बताई कि 3 श्रेणियों की गाय का हम गौमूत्र जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या कुछ ऐसा भी होता है जैसे हम लोगों ने कई बार टीवी पे देखा है बिहार साइड में गाय के गौमूत्र से लोग मतलब किसी भी गाय को ऐसे डायरेक्ट पीते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट पीना सही है या उसका अर्क पीना सही है? देखिए, इसमें भी कुछ बातें आएगी। अगर उन जैसे गायों को अपन ने जान लिया, वो गाय आपके संज्ञान में है, आपके ही स्थल पे है, उसके खान पान की आपको पूरी जानकारी है, तो आप डायरेक्ट मूत्र भी पिए, कोई भी उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो गाय बाहर इधर उधर घूम रही है, शहरों में कचरा खाने के लिए मजबूर है, उन गायों माताओं का गौमूत्र उतना पावरफुल नहीं आएगा। ये तो नेचुरल है, मतलब ये तो रासायनिक होगा। हाँ, ये नेचुरल है। फिर वो गाय का जो संकरण है वो 7 पीढ़ी का देसी संकरण होना चाहिए, मतलब 7 पीढ़ी मिनिमम उसकी जो है पूर्णतः देशी रूप में होनी चाहिए, कोई भी विदेशी संकरण उसमें नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग तो इसका ये है। फिर उसका खान पान, और फिर उसका अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह का गौमूत्र होता है वही औषधि में काम आता है। बाकी भी गौमूत्र काम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बाकी के गौमूत्रों का उपयोग हम लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर से हम पेटेंट भी हमने इसका कराया, भारतीय पेटेंट हुआ है। भारत सरकार के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 5 वैज्ञानिक हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने जो संशोधन हमें 3 अक्टूबर 2023 को पहला संशोधन दिया है, उसमें संशोधन में ये रिजल्ट आया है कि 25% केमिकल की बचत हो रही है, 25% जहर जो धरती पे जाता है उसकी बचत हो रही है, यूरिया की बचत हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश समृद्ध भी होगा इन गौ माताओं से। तो ये गौमूत्र का हम इस प्रकार से बहुत व्यापक रूप से यूज कर रहे हैं, और वो जो फसल अमृत के रूप में हम बना रहे हैं वो पूरी गौ माताओं का अपन गौमूत्र ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये देशी वाली पद्धति या 7 पीढ़ी की पद्धति की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें जो चीज हम मिला रहे हैं वो मिलाने का जो काम है, नीम पत्ता है, सीताफल पत्ता है, वो उसमें जाके उसके साथ संयुक्तिकरण जब करता है और जो सनलाइट में वो पकता है तो वो उसके अंश को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। अब जैसे गौमूत्र की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं गोबर की। तो गोबर का क्या यूज करते हैं आप? देखो, गोबर का जो उपयोग है सबसे बेहतरीन और सरल उपयोग है गोबर की खाद बनाना। बिल्कुल, गोबर की खाद ऐसा है, आप गोबर को थोड़े दिन रख लीजिए और उसके रस को धरती पे गिरने दीजिए। उसका रस धरती पे चला जाएगा तो धरती ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगी, और जो उसका खाद बनेगा वो आपके पेड़ पौधों को, धरती माता के जो अंदर की जो धरती में 2 तत्व होते हैं, 2 प्रकार के कीट होते हैं, शत्रु कीट और मित्र कीट। गोबर जो है वो शत्रु कीट का दुश्मन है, मतलब शत्रुओं का शत्रु है, इसलिए वो 33 कोटि देव देवी का निकला हुआ पदार्थ है। वो मित्र का मित्र है, तो शत्रु कीट को वो मारता है और मित्र कीट को वो जीवन रक्षा देता है। मित्र कीट को गुणात्मक रूप से बढ़ाता है और शत्रु कीट को वो घटाता है। इसीलिए वो धरती के लिए वरदान होता है, और जो हम उस फसल को खाते हैं हम भी समृद्ध होते हैं, और उस समृद्धि में हमारा जो देश है स्वस्थ होता है, देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का भी इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आप अपनी गौशाला में केवल गौशाला गाय को ही रखते हैं या गाय के साथ साथ अन्य जानवरों का भी समावेश करते हैं? देखिए, गौशाला में गौवंश हैं, गौ माताएं हैं, उनके बछड़े हैं, नंदी भगवान हैं, कुछ बैल भी हैं, कुछ जैसे पशु हैं, तो पक्षी भी हमारे यहाँ 3 से 4 हजार पक्षी भी रोज वहाँ पे 3200 घोंसले हमारे यहाँ चिड़ियों के। हमने जो पद्धति जो अपनाई है इससे 2 फायदे हुए। हमारी गौशाला आप आए होंगे, वहाँ पे जो पुराने जमानों में घर में एक गोखल बोलते थे अपन, जो 2 ईंटों के बीच में गैप, तो हमारे इंजीनियर साहब हैं प्रवीण जी पारक, उनका ये सोच था कि भाई हम इसकी ठंडकता भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब उसमें आवागमन होगा हवा का तो अंदर वातावरण अच्छा होगा, और उसमें छोटे छोटे घोंसले बनेंगे तो चिड़ियाओं का संरक्षण होगा, और चिड़िया जब चहकेगी तो गाय को उसकी चहक से एक ऊर्जा मिलती है,
उनके स्वास्थ्य को लाभ भी मिलता है। और ये प्रकृति का संबंध बनाने के लिए एक मधुर संबंध भी होता है। तो हमारे यहाँ चिड़िया है, कबूतरें हैं, कौवे भी हैं, बंदर भी बहुत आते हैं। आपने हमारे एक वीडियो में देखा होगा, मैं बंदर को अपने पास में बुलाता हूँ, अपने हाथ से उनको बिस्किट और केला, उनको कौर दे के खिलाता हूँ। ये प्रेम जब उनको दो तो वो जब हमें प्रेम देते हैं तो निश्चित तौर पे एक अलग आत्मिक अनुभूति मिलती है। अभी जैन साहब, अब जब इस चरण में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं कुछ और आपसे इधर उधर की भी बातें करूंगा। अभी भूपेश बघेल जी ने एक गौठान करके एक योजना का निर्माण किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि ये राजनीतिक क्वेश्चन है, मैं आपसे सॉरी बोलूंगा, लेकिन मैं इसको एक समाज सेवा भाव से पूछना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं प्योरली गौ सेवक हूँ, तो मैं चाहूंगा कि राजनीतिक क्वेश्चन अपन नहीं करें तो बहुत नहीं, मतलब मैं केवल ये यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा इसमें राजनीति को बिल्कुल लाने का शीर्ष नहीं है। जो गौठान बनाए गए, क्या वो गौठान मतलब एक सही योजना थी कि जिससे ग्रामीणों को और गाय को एक सही सेवा मिल सके, ग्रामीण लोग उससे इनकम भी कर सकें, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी मकसद यही था कि जो रोड में और खेतों में नुकसान पहुंचा रहे थे मवेशी, तो उनको एक जगह पे एकत्र किया जाए। उनके गोबर को उन्होंने खरीदना चालू किया, यहाँ तक कि शायद गौमूत्र को भी उनका कुछ प्लान चल रहा था, लेकिन अब नो डाउट गवर्नमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो विकल्प उनके हाथ से हट चुका है। तो क्या लगता था, कहीं ना कहीं आप उसकी ये योजना जो है उनसे आप खुश थे? देखो, मैं व्यक्तिगत मनोहर गौशाला के बारे में आपको पूरा सबको बता देता हूँ। हमारा एक फर्ज है, हमने हमारी इस गौशाला को गवर्नमेंट के अनुदान से मुक्त रखा। हमने इसे एक सामाजिक स्तर पे एक ट्रस्ट के रूप में संचालित किया। हमने किसी भी प्रकार का जो अनुदान होता है गौ सेवा आयोग से या सरकारी संरक्षण से, वो नहीं लिया, क्योंकि देखिए सरकारें तो सब अपना अपना कार्य कर रही है और सभी अच्छा करेंगे ही, आगे चल के भी अभी जो सब करेंगे। हमारा जो फर्ज है हम उसको पूर्ण करें, हम अपने दायित्व का निर्वहन करें, तो ही ये सब कार्य हो सकता है। सभी कार्य में अब सरकार के ऊपर में अगर बोलें तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो दायित्व है, हम अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। और सरकार भी जो है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार को भी हमारे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती है। चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, सरकार का सपोर्ट तो निश्चित तौर पे मिलता ही है, जैसे हमको मिल भी रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें अनुदान नहीं ले रहे, क्योंकि हम हैं तो सरकार के ही संरक्षण में। आज वैज्ञानिक हैं, निश्चित तौर पे वो सरकार के यूनिवर्सिटी में ही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी बनी, अभी नवी गवर्नमेंट भी बनी है, वो बहुत अच्छा गायों के लिए कार्य करे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस नई सरकार को भी कि कोई भी कार्य होगा, और हमने जो संशोधन किया ये विश्वव्यापी है। आपके माध्यम से शायद ये हो सकता है कि किसी अच्छे एंगल पे ये जाए और एक प्रचारित हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो पेटेंट है वो वर्ल्ड का अद्भुत पेटेंट है। मेरे पास यूएसए का पेटेंट का स्वीकृति भी है। तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी, चाहे वो सरकारी संगठन को चाहिए तो भी, और नहीं तो कोई गौशाला को या व्यक्तिगत किसी किसान भाई को भी अगर ये संशोधन चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और मैंने 12 राज्यों में इसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया है और अभी भी मैं दे रहा हूँ। और इस निःशुल्क प्रशिक्षण को और निःशुल्क वितरण को भी माननीय गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया। वो तो बहुत प्रेम भी करते हैं हमसे और आते भी रहते हैं यहाँ पे। तो मैं आप सबके प्रेम को भी नमन करता हूँ और विशेष रूप से यही कहूँगा कि सभी जो हैं वो अपने फर्ज का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो ही हम अच्छे गौ सेवक बन पाएंगे, अच्छी धरती बना पाएंगे, अच्छा पर्यावरण बना पाएंगे और अच्छे ढंग से हम अच्छा उत्तम स्वास्थ्य का संवर्धन करके आगे बढ़ पाएंगे। कभी ऐसा कोई वाक्य आपके लाइफ में बीता हो जब किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा आपसे पूछा जा रहा हो कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए, मतलब आपके गौ सेवा से रिलेटेड कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम से आपसे डिस्कशन किया गया कि जो हमेशा आपके लिए यादगार रही हो? प्रॉब्लम तो देखो मेरे डिक्शनरी में प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रशासनिक अमला कभी आपसे ये पूछने की कोशिश की है कि गौ रक्षा कैसे किया जाए, गौ का पालन पोषण कैसे किया जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
हमने अपने स्तर पे, हमारा एक संगठन भी है राष्ट्रीय स्तर पे, जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार ने जो मुझे 20 अप्रैल 2023 को दायित्व दिया मानद प्रतिनिधि के रूप में, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लगभग 12 स्टेट में प्रशिक्षण भी दिए और अभी देना जारी है, कंटिन्यू प्रशिक्षण देना जारी है। और मैं जहाँ बैठता हूँ ये चीज़ का जिक्र भी करता हूँ कि हमें अपनी सारी गौवंश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें गौमूत्र और गोबर को पूर्ण रूप से संशोधन करना पड़ेगा। अभी तो कई बार मैंने सुना है कि गोबर से ईंट बनती है, गोबर से दिया बना रहे हैं, गोबर से बैग बना रहे हैं, तो क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ प्लान किया कि मुझे भी ऐसा डेवलप करना चाहिए? हम बनाते हैं गोबर से दीप, हमने भी बना के लगभग 4 लाख से ज़्यादा दीप हमने इन 7 वर्षों में निःशुल्क पूरे विश्व में वितरण किया है। इस बार तो लगभग 7 कंट्री में हमारा गोबर का कलात्मक दीपक हम बनाते हैं, वो गया भी है। निश्चित तौर पर बनाना चाहिए। देखिए, गाय का गोबर हर दृष्टि से फायदेमंद है। वो जलेगा तो भी फायदेमंद है, गोबर ऐसे ही गिरेगा रस तो भी फायदेमंद है, और एक गोबर ही ऐसी द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है, उसके अंदर ऐसा गुण है कि वो जैसे जैसे संकुचित होता है वैसे वैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गोबर जब डायरेक्ट गाय देती है तो उसमें जितनी मात्रा ऑक्सीजन की होती है, जब वो सूखता है तो लगभग डबल हो जाता है ऑक्सीजन का मात्रा। ऐसा करते करते जब वो राखड़ बनती है, लास्ट में भस्म बनती है, तो 48% तक भस्म में ऑक्सीजन आ जाता है, जो दुनिया में किसी भी पदार्थ में इतना वास्तविक और सकारात्मक गुण नहीं है। आपकी और जैसे कि मैंने देखा अभी आपसे जितनी भी बातें हुई कि कहीं ना कहीं माता सौम्या से आपके बहुत क्लोज अटैचमेंट है आपका, तो आप दोनों के बीच का कभी कोई ऐसा वाक्य जो आप दर्शकों को बताने में बड़ा गौरव फील करें, ऐसा कुछ वाक्य हो तो बताएं प्लीज। एक बहुत उत्कृष्ट वाक्य मेरे साथ में ये था, हालांकि हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और मेरी क्या, वो मानव की पूरे भाषा समझती है। वो एक लक्षण में ये भी आता है, हम जो बोलते हैं वो समझती है। और जब मैं 2 महीने का एक व्रत होता है जैन धर्म में, उपधान तप, जिसमें 2 महीने का एक संत जैसा जीवन जीना होता है, उसमें स्नान भी नहीं करना होता है, जल का भी उपयोग कम से कम करना होता है, 2 दिन में एक टाइम भोजन होता है, और न बिजली पानी किसी चीज़ का भी अपने को उपयोग नहीं होता है। मैं 2 महीने उससे दूर रहा था, तो मुझे लगा था कि शायद मैं अपनी गौशाला से दूर कैसे रह पाऊंगा। जब मैं 2 महीने के बाद गौशाला पहुंचा था तो सौम्या मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन के, मेरी कामधेनु माता जो है, अपनी रस्सी को तोड़ के और जंप मार के, मतलब जो भमती होती है, जो वाल होती है, उसमें जंप मार के बाहर आ गई थी। तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ये मानव और पशु का जो प्रेम होता है, देखो पशु गाय को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो एक समझ लीजिए दैवी गुण है, लेकिन जो मानव का और गाय का या किसी भी पशु का जो प्रेम होता है वो अद्वितीय होता है। और इसका मैंने उस समय में जो उसके सामने में जो प्रेम का उसका इजहार था, जो मैंने देखा था, वो मुझे भाव विभोर कर चुका था। अभी तक आपने कई सारे, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप कई सारे पुरस्कारों से आप नवाजे गए हैं, तो एक बार मैं आपके ही मुख से जानना चाहूंगा कि अभी तक आपको कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है? देखिए, कार्य जो कर रहे हैं, पुरस्कार तो पाने के लिए कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और जिस लेवल की जो हमें गिफ्ट मिली है और जो प्रसाद मिला है वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आज रिसर्च हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। आज जो चंद्रमणि दुकान में आकर जो विराजमान होती है, भी बहुत बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं वो बताता हूँ, जो एक नेचुरली जो हमें जो मिला है उसमें विश्व रिकॉर्ड में हमारी ये गौशाला 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है, और इंटरनेशनल अहिंसा अवार्ड जो राजभवन में 2019 में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा विश्व अहिंसा सम्मान से हमें नवाजा गया था। और बहुत सारे अवार्ड हैं हमें इसमें जो प्राप्त हुए हैं। इसमें अब मैं बहुत सारे पुरस्कार तो ऐसे याद भी नहीं है, लेकिन इतने सारे पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं कि वो मेमोरी से भी बाहर है। मैंने ये पूरी लिस्ट है, अब ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बिल्कुल। पर्यावरण प्रेमी पुरस्कार है, प्राणी मित्र पुरस्कार है, राजभवन से राज्यपाल अलंकरण पुरस्कार है, और जैन समाज द्वारा जो एक सम्मान दिया जाता है, जैन रत्न सम्मान, जो हमें प्राप्त है। ये सम्मान एक्चुअली मेरा या व्यक्तिगत में नहीं है, ये गौशाला में जो जुड़े हुए लोग हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये मैं मुखौटा हूँ, मैं कंगूरा हूँ, मैं
नींव के पत्थरों को फिर से प्रणाम करता हूं। ये सारे जो पुरस्कार हैं वो नींव के पत्थर जो हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, उन्हीं का है और ये सारे उनको समर्पित हैं। एक अंतिम क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं एक आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूं, या आपके मुख से एक सजेशन दर्शकों को देना चाहता हूं, या सभी देशवासियों को देना चाहता हूं कि हम किस तरीके से जो रोड में, जिनको अभी आपने एक शब्द आपके मुंह से भी निकला और मैं भी माफी चाहूंगा कि मैं उस शब्द का दोहरा रहा हूं, आवारा पशु का जो हम नाम दे रहे हैं, उनका संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से किया जाना चाहिए, एक बार ये आप अपने मुख से बताएं। देखिए, आवारा और बेसहारा, मैं लगभग मेरे 55 बाइट हुई है बड़ी टीवी में और नेटवर्क वाले जो भी शॉप में आए थे चंद्रमणि के दर्शन के लिए, तो जो मुझसे बाइट ली गई थी, मैं यही बोलता हूं, या तो आप आवारा और बेसहारा ही बोलो उनको। आप फिर धनतेरस के दिन उनकी पूजा मत करो। जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो वहां पे उसके लिए मत लाओ, गोबर की छाण मत लाओ, राख मत लाओ, या गोबर का कंडा मत लाओ। जब हमारी अंतिम भी होती तो हम एक बार उसको गोबर से लीप के शुद्ध करते हैं। जीवन से मरण तक जब उस गाय का हम यूज कर रहे हैं, देखो यूज कर रहे हैं, मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा, वो हमारी सेवा कर रही है जीवन से मरण तक। तो या तो उससे गोधन कहो, या फिर गोधन कहो ही मत, फिर मत करो पूजा धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, गोपाष्टमी के दिन। हम एक्चुअली जो है ड्वेल पद्धति में चल रहे हैं। जब गोपाष्टमी आती है तो 11,000 रुपया, 1,100 रुपया, 25,000 रुपया देके गौ माता को, बछड़े को लाके दूध पिलाने का, घर में गोबर करवाना, गौमूत्र करवाना, और उसको बढ़िया बहुत अच्छा मानते हैं। और जब वो पूजा पाठ करके महाराज जी चले गए और फिर वो गौ माता 2 घंटे बाद जब आके आपको गोबर कर दी, तो आप उसको डंडा मारेंगे या फिर पानी मारेंगे। ये 2 चीज नहीं करनी है अपने को। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और मैंने भी यही किया कि गाय को जब हमने प्रेम दिया, डंडा नहीं मारा, उसको पानी नहीं डाला, उसका एप्पल से, नारियल से, गुड़ से स्वागत किया, तो आज वो चंद्रमणि बहुत सहज भाव से आती है। वो जो प्रेम देती है ना, उसके प्रेम को मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और आपने तो टीवी में देखा ही है, गाय का प्रेम बहुत अद्वितीय है, गोधन है, उसे गोधन ही रहने दो, उसे आवारा बेसहारा मत बनने दो। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गाय को मात्र दूध देने तक रखते हैं, और जैसे वो दूध देना बंद करती है उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं? देखो, मेरा संदेश में फिर वहीं आता हूं, दूध सबसे आखिरी और लास्ट उसका पदार्थ है। सबसे मतलब मैं कहूं कि कमजोर पदार्थ गाय का है तो वो दूध है। मतलब अगर अपन उसकी मतलब उसमें देखें कि उसके सबसे सकारात्मक प्रभाव का चीज क्या है, तो गाय का श्वास सबसे नंबर 1। गाय के श्वास में जो निश्वास में ऑक्सीजन है, उसके बिना न तो पेड़ पौधे सुरक्षित हो सकते और पेड़ पौधों के बिना अपन सुरक्षित नहीं हो सकते। सेकेंडरी, गाय का गोबर, उसके बिना धरती का कोई भी हिस्सा पॉजिटिव नहीं हो सकता, और जो शत्रु कीट है उससे वो वंचित नहीं, मतलब शत्रु कीट बढ़ जाएंगे अगर गोबर नहीं गिरेगा तो। तीसरा, गोमूत्र है। गोमूत्र सबसे बेहतरीन तरल पदार्थ है दुनिया का, जिसमें सारी की सारी शक्तियां है, और आज दुनिया मान रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले की न्यूज में देखा, यूएसए ने गौमूत्र से कैंसर को रोकने के लिए पेटेंट करा लिया है, वो भी भारतीय नस्ल की गाय का। तो जब कैंसर होता है आदमी को तो 5-10 लाख से कम नहीं लगता है, और उसको 2 बोतल, हमारा 2 बोतल में कैंसर ठीक हो चुका है, तो 1 बोतल कितने का हो गया आप बताइए? हार्डली 100 रुपए, 200 रुपए, 5 लाख रुपए में कैंसर ठीक होता है सरकार। मतलब उस मेडिसिन में जो महंगी मेडिसिन होती है, जी, एलोपैथी मेडिसिन होती है, और हमारा 2 बोतल में अगर गौमूत्र से वो ठीक हो रहा है तो 1 बोतल कितने की हुई? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख की। 1 बोतल दूध कितने का हुआ? मात्र 50 रुपए। बस मैं यही कहना चाहता हूं दर्शकों कि आप लोग भी इस चीज को, जो हमारे सर हैं आज मुझे इतना प्रेम दिए, मैं इनको विशेष नमन करता हूं कि आज ये मौका दिए, क्योंकि ये मौका देखो, ये अपना प्रोफेशनलिज्म में यूज कर सकते थे, बट सेवा में यूज किया इन्होंने, समर्पण में यूज किया, और उसको गाय के साथ प्रेम में यूज किया। इसीलिए पूरी मीडिया को प्रणाम है। और सबसे महंगा में महंगा पदार्थ जो है गौमूत्र है, गोबर है। इसलिए जो भी बंधु हैं जो दूध के लिए, दूध मतलब डायरेक्ट बेनिफिट है, गोबर का इनडायरेक्ट है। आज हमें स्वार्थ छोड़ के थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, त्वरित फायदा को नहीं देखेंगे, तो गाय बचेगी, रोड पे नहीं घूमेगी, बेसहारा नहीं होगी,
और आप देख के देखिए, अगर गाय गोधन बन गई तो फिर भारत सोने की चिड़िया 101% बनेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। जैन साहब, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे करूंगा क्योंकि आप रायपुर छत्तीसगढ़ में अपनी एक अच्छी इमेज को लेके बैठे हुए हैं। अब कुछ मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, आप ज़्यादा नहीं तो उसमें हाँ ना करके भी जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या आप, जो आपका भाव है, जो विचार है, कई बार आपको राजनीति में खींचा जाता होगा, तो क्या आप आगे राजनीति के पर्दे पे आना चाहेंगे? नहीं, मैं गौ सेवक हूँ। गौ सेवक के रूप में यदि कोई भी हमारा कार्य कर्तव्य या हमें कुछ निर्वहन करने के लिए बोलेंगे, मैं कर ही रहा हूँ। भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड में और डेयरी मंत्रालय के और पशु मंत्रालय के उस कार्य में भारत सरकार के साथ में हूँ, मुझे वहाँ लिया गया है। ऐसा कोई भी अगर मुझसे सेवा का कार्य कराया जाएगा, मैं निश्चित रूप से सेवा दूंगा, लेकिन राजनीति हमारा मुख्य बिंदु नहीं है। गौ सेवा में बहुत सारे कार्य हैं, रिसर्च के बहुत सारे कार्य जो मुझे भी 10 वर्ष पूरे लगेंगे, मुझे यह करना है। और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करके चला जाऊँ जिससे आने वाली पीढ़ी को उसके ABCD से न शुरू करना पड़े। मैं इसीलिए हर कार्य की लिखा पढ़ी के साथ कर रहा हूँ, और राजनीति में जाने का तो मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। गौ सेवक हूँ और मुझे गौ सेवक ही रहने में बहुत आनंद है। गौ सेवक हूं और गौ सेवक रहने में ही पर्याप्त आनंद की अनुभूति जैन साहब को प्राप्त हो रही है। जैसा इन्होंने बताया कि गाय का सबसे सस्ता जो पदार्थ होता है वो दूध होता है। कहीं ना कहीं हमें आपको इस विचारधारा को पालना है कि जो गाय का गौमूत्र है, अभी आपके सामने जैन साहब ने उसकी कीमत बताई, जो कि आप पूरे इंटरव्यू में सुनने के साथ आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वाकई गौमूत्र की कीमत 2.5 लाख रुपए एक बोतल की मानी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम इस अनमोल चीज को सरेआम रोड में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया गौधन को संरक्षित करें, और रास्ते में जो गाय आपको दिखती हैं या मिलती हैं, उन्हें अपने घर पे लाके उनकी सही सेवा करें। और हर देशवासी अगर एक एक गाय की भी सेवा करेगा तो वो गाय की सेवा नहीं, गाय उसकी सेवा करेगी, और इसका सीधा प्रतिफल आपको मिल जाएगा। कई साइंटिफिक रिजल्ट में भी देखें, फिर चाहे वो चिकनगुनिया हो, शायद जैन साहब को भी जानकारी है कि चिकनगुनिया का भी जो एक्चुअल मेडिसिन बना है वो गाय के थन से ही, जो उनका एक ऑयन होता है, थनहरी होती है, उनमें जो पदार्थ पाया जाता है उसी से होता है। दूसरा फायदा, जो कैंसर, आज सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के देखे जाते हैं, और कैंसर इतना बड़ा कि होते के साथ लोगों के सोचना चालू कर देते हैं। तो हम अपने इस इंटरव्यू को विराम देते हैं और आपसे एक बार फिर अपील करते हैं, गौ माता को संरक्षित करें। जय गौ माता। नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता।